हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगला लेक्चर। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक एग्जांपल बताया था, बेसिक चीज़ें बताई थी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ यूज़ है। जैसे इन्वर्टर का मैंने एग्जांपल देके बताया भी था कि इन्वर्टर कैसे बिहेव कर सकता है, एज ए हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह भी बिहेव कर सकता है और एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव कर सकता है। बेसिकली इस चैप्टर में ध्यान देना, हमें दो तरीके के सेल पढ़ना है बहुत डिटेल में। एक तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तीसरा है ध्यान देना कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना हुआ, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पढ़ना हुआ। ये तीन इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, उसमें उसमें पढ़ने में ध्यान देना कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ध्यान देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि ध्यान देना इसमें, जैसे मैं बताऊंगा कि इसमें आगे आयनिक का कॉन्सेप्ट भी यूज होता है। एक्चुअली जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे उसमें ध्यान देना आयन का पूरा जो आयनिक का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब का सब हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि इस लेक्चर को कल खासकर, ये आज के लेक्चर में तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, पर अगर इसके आगे वाला लेक्चर पढ़ोगे, अगला जो लेक्चर आएगा, इनफैक्ट अगला लेक्चर ध्यान देना मैं फ्राइडे को ही, इसी फ्राइडे को कल ही डालूंगा, तो उसमें ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आयनिक एक्विलिब्रियम भी पढ़ लेना। आयनिक एक्विलिब्रियम कहने का मतलब है पीएच क्या होता है थोड़ा सा देख लेना, और सॉलिबिलिटी भी क्या होती है। एक्चुअली जब भी मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले जितनी बार पढ़ाया है, मैंने आयनिक एलिमेंट में पढ़ा दिया था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया। यही साल ध्यान देना तुम ही लोग का बैच है जिसमें मैंने आयनिक अभी तक नहीं पढ़ाया था, क्योंकि तुम बहुत स्लो पढ़ रहे थे, इसलिए मुझे टाइम मिला नहीं तो मैंने आयनिक तुम्हें नहीं पढ़ा पाया। तो इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्टी तुम्हें इलेक्ट्रो में होने वाला है। अगर आयनिक तुमने खुद से पढ़ लिया होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आयनिक अगर नहीं पढ़े हो थोड़ा सा, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। अगर आयनिक जब हम पढ़ेंगे तब इलेक्ट्रो को कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ध्यान देना आयनिक का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा और थर्मोडायनेमिक्स का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है। थर्मोडायनेमिक्स तो कम यूज होता है पर आयनिक बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगले क्लास में जो लेक्चर डालूंगा, इनफैक्ट देखता हूँ, जरूर नहीं कल डालूंगा ही डालूंगा, अगर बन गया तो मैं कल डाल दूंगा। है क्या, हफ्ते में तुम्हारी दो क्लास होती है। एक तो तुम्हारा क्या होता है, मंडे को होता है, और एक क्या होता है, थर्सडे को होता है। मैं सोच रहा हूँ कि कभी कभी फ्राइडे को भी लेक्चर डाल दूँ ताकि थोड़ा सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो। इसीलिए मैंने कभी कभी, एक मतलब कंपलसरी नहीं है कि हर फ्राइडे को ही लेक्चर जाएगा, पर कभी कभी ध्यान देना मैं फ्राइडे को भी डाल दूंगा। अगर बन गया वीडियो लेक्चर तो मैं डाल दूंगा और तुम उसे पढ़ लेना। और आगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी लोग हो, ध्यान देना जो भी लोग हैं वो थोड़ा बाहर कम निकले, घर पे ही रहे, और आराम से जितना तुम्हें पढ़ाया जा रहा है आराम से पढ़ो, सीट को बनाओ और डीपीपी को बनाओ। और थोड़ा सा आयनिक भी अपने मन से थोड़ा सा पढ़ लो, ताकि मैं जो भी बताऊँ, नो डाउट यहाँ पे मैं पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, जो भी आयनिक कॉन्सेप्ट आएंगे उनको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। पर है कि आयनिक का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हें आयनिक का कॉन्सेप्ट मतलब खुद से ही पढ़, मतलब मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम खुद से थोड़ा सा पढ़ लो, पर उतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि तुम्हें पूरा का पूरा आया, ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ। इसलिए थोड़ा सा पढ़ लेना, फिर आराम से तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार लगेगा। और खासकर इलेक्ट्रोकेमिकल से थोड़ा डिटेल में हमें पढ़ना है, क्योंकि ये एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जेई मेन से पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ई सेल बताओ, ई नॉट सेल निकालो, कंसंट्रेशन निकाल लो, ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे। और जब एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू में जाएंगे ध्यान देना, तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तुम्हारा था, पर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर, जो कि हमारा क्या था, जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले क्लास में कि गैल्वेनिक सेल, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ लिया था, ई नॉट क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये पढ़ लिया था। अब बात करते हैं, ध्यान देना, हाफ सेल, देयर रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड नस्ट इक्वेशन फॉर द हाफ सेल। कहने का मतलब है जो भी फुल सेल होता है, जो भी फुल सेल होता है उसमें दो हाफ सेल होते हैं, एक एनोड हाफ सेल होता है और एक कैथोड हाफ सेल होता है। तो ऑब्वियस सी बात, हम हाफ सेल के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा उनके रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है वो देखेंगे। और चौथा नस्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा भी है, ध्यान देना, देर आर टू टाइप्स ऑफ हाफ सेल, फर्स्ट इज एनोड हाफ सेल, सेकंड इज कैथोड हाफ सेल। फर्स्ट एनोड हाफ सेल है, दूसरा क्या है, कैथोड हाफ सेल है। एनोड हाफ सेल की बात करते, ध्यान देना, हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एनोड हाफ सेल। समझ में आ रहा है, एनोड हाफ सेल बेसिकली उसको बोलेंगे जहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा हो। हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एनोड हाफ सेल। it is present left on it is present on left hand side of the cell and it is negative terminal of the battery।
कहने का मतलब है एनोड हाफ सेल कहाँ, एनोड हाफ सेल पहचानने का तरीका क्या है कि हाफ सेल बेसिकली ध्यान देना जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारे क्या एनोड हाफ सेल है। और एनोड हाफ सेल हमेशा जब भी रिप्रेजेंट करते हो किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में। मतलब ध्यान देना ये मेरा एल एच एस है, तो ये मेरा क्या है, आर एच एस है। तो इधर क्या होगा, एनोड हाफ सेल होगा, तो इधर क्या होगा, कैथोड हाफ सेल होगा। तो हाफ एनोड हाफ सेल समझ में आ रहा है। हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एनोड हाफ सेल। इट इज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल एंड इट इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ध्यान देना ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, इसका बताया भी था। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ करता है, इनटू द रॉड करता है। तभी तुम्हारा इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, नेगेटिव सॉल्यूशन क्या हो जाता है, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियस बात है हमारे लिए क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगा। तो वही लिखा हो हाफ सेल एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज नोन एज एनोड हाफ सेल। ये आराम से, ये पॉइंट आराम से समझ में आ रहा है। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल एंड इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो एनोड हाफ सेल सभी को समझ में आ रहा है। वो हाफ सेल जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग एनोड हाफ सेल बोलेंगे। ये ध्यान देना हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल में होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ही होगा। और दूसरा क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है। अब हम बात करते हैं एनोड हाफ सेल रिएक्शन में। एनोड हाफ सेल रिएक्शन में ध्यान देना, जैसे मैं जो एग्जांपल दिया था, ऑब्वियस सी बात है एग्जांपल में थोड़ा सा ध्यान देखो। जैसे एग्जांपल में मैं पीछे एक बार आ जाता हूँ ताकि एक बार और फील हो। कंस्ट्रक्शन वाले में आ जाओ। कंस्ट्रक्शन कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जाना। ये मेरा क्या था, ये एनोड हाफ सेल था और ये मेरा क्या कैथोड हाफ सेल था। जो कंस्ट्रक्ट किया था उसी का मैं एग्जांपल वहां पे भी ले रहा हूँ। जो कंस्ट्रक्ट किया था ध्यान देना उसी का मैं एग्जांपल यहाँ भी ले रहा हूँ। तो कहाँ गया, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। नेक्स्ट एनोड हाफ सेल रिएक्शन। अब एनोड हाफ सेल पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और हमने एनोड हाफ सेल में क्या लिया था, जिंक का रॉड लिया था और उसी के सॉल्यूशन में क्या किया, डिप कर दिया। मतलब जिंक का रॉड लिया था और किस में डिप कर दिया, ZnSO4 में डिप कर दिया। तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो Zn सॉलिड है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या बनेगा, Zn+2 एक्वस। तो समझ में आ रहा है जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन कितना लूज किया, 2। मैंने बोला था एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू बेसिकली ध्यान देना, अगर एनोड हाफ सेल है तो कितना लूज किया वो एन की वैल्यू होगी। कैथोड हाफ सेल होगा तो कितना गेन किया वो हाफ सेल की वैल्यू होगी। अगर ध्यान देना फुल सेल है तो कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुआ, पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे कितना लूज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने बताया था पिछले क्लास में कि जो भी सेल होता है ध्यान देना, जो भी हाफ सेल होता है उसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। चाहे मैंने बोला था ऑक्सीडेशन के कारण होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल देते हैं, रिडक्शन के कारण होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल बोल देते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे डिफाइन होगा एसओपी। एसओपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या इस तरीके से भी लिख सकते हो, उसको ई नॉट ओपी भी लिख सकते हो या ई नॉट जेड एन से जेड एन+2। ध्यान देना जब हम लिखते हैं ऐसे ई नॉट जेड एन से, ध्यान देना जेड एन+2, तो ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोड को, ई रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है ध्यान देना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका, जब जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn+2 में। जिंक जब Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तुम ही सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ध्यान देना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल लो, या इसको ई नॉट ओपी भी बोलते हैं, या ई नॉट जेड एन से Zn+2 भी बोलते हैं। एक्चुअली ये हमारा मैं रटा हुआ हूँ तो 0.76 वोल्ट, पर इससे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे रटने की तरह जितनी भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको रटने की जरूरत नहीं। मैंने बताया भी था ई नॉट सेल जो है, ध्यान देना ई नॉट सेल आगे निकालेंगे हम लोग, नास्ट इक्वेशन बनाए थे ना, नास्ट इक्वेशन हमने बताया भी था, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई क्या होगा, एन। ऊपर ध्यान देना लॉग क्या होगा, लॉग क्या होगा, क्यू। तो मैंने बताया भी था कि जो ई नॉट सेल है ये क्या होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जो कि क्या होता है, हमेशा गिवन होता है। इसे रटने की जरूरत नहीं होता, इसे क्या करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। तो वही बता रहा हूँ कि एनोड हाफ सेल रिएक्शन में क्या होगा, मैंने वही ऊपर वाला जो सेल बनाया था वही ले लिया, तो ऑब्वियस बात एनोड हाफ सेल पे ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा, Zn+2 एक्वस फॉर्म करेगा। इसके लिए क्या डिफाइन होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल लो, या ई नॉट ओपी बोल लो, या ई नॉट Zn+2 बोल लो, हमेशा क्या होने वाला, 0.76 वोल्ट होगा। अब इसमें नास्ट इक्वेशन अप्लाई करना है तो क्या ये अप्लाई करोगे, ई जेड एन से Zn+2, नास्ट इक्वेशन याद है ना, ई इज इक्वल टू क्या,
ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू होता है, मतलब लॉग प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। ई जेड एन से जेड एन प्लस टू, ई नॉट जेड एन से जेड एन प्लस टू माइनस 0.0591 बाई टू लॉग, यहाँ पे ध्यान क्यू होता है, पर यहाँ पे तो ऊपर क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या जेड एन प्लस टू है, रिएक्टेंट में क्या जेड एन सॉलिड है, और जेड एन सॉलिड के हमें पता है लिक्विड और सॉलिड की एक्टिविटी क्या होती है, वन होती है। हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन अप्लाई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके का इक्वेशन दिखेगा। ये इन जनरल बात करें किसी भी ध्यान देना ऑक्सीडेशन के लिए, किसी भी एनोड हाफ के लिए बात करें तो ई ओ पी लिख सकते हैं। ई ओ पी इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 बाई एन लॉग आयन, लॉग आयन। अब इन जनरल की बात करें तो कोई भी ध्यान देना मेटल है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसकी बात कर रहा है, तो उसका ई ओ पी क्या होगा, ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 बाई एन लॉग आयन। अब थोड़ा सा देखो कि जब तुमने Zn को ZnSO4 के सॉल्यूशन में डिप किया था तो टाइम के साथ क्या हो रहा था, Zn ऑक्सीडाइज हो रहा था, मतलब Zn दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था इलेक्ट्रोड पे, और Zn प्लस टू के फॉर्म में क्या हो रहा है, आराम से इलेक्ट्रोलाइट या जो भी सॉल्यूशन में आ रहा है, सॉल्यूशन में आ रहा है, मतलब Zn प्लस टू का आयन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन क्या हुआ, इंक्रीज किया, और कंसंट्रेशन ऑफ आयन इंक्रीज किया तो ईओपी क्या होगा, घटेगा। मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ध्यान देना, अगर सेल यूज नहीं कर रहा है, सेल यूज नहीं कर रहा है तब तो ध्यान देना, सेल यूज नहीं हो रहा है, मान लो अगर तुम्हारा कैल्वेनिक सेल हो गया या कोई भी सेल हो गया, ध्यान देना काम नहीं कर रहा है, तब तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, 0.765, 0.76 वोल्ट होगा। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, मतलब जैसे जैसे सेल काम करता जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वही यहाँ पे समझाया गया है इस फॉर्मूले से, ई ओ पी इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट ओ पी माइनस 0.0591 बाई लॉग आयन। क्योंकि ध्यान देना कि एनोड हाफ सेल पे हमेशा क्या होता है, आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, और आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ई ओ पी क्या होगा, ध्यान देना डिक्रीज होगा। ये हो जाएगा। तो एनोड हाफ सेल रिएक्शन सभी को समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना, फॉर सेम मेटल एस ओ पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एस आर पी, मतलब होता क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कहने का मतलब ध्यान देना, ई नॉट जेड एन से जेड एन प्लस टू, ई नॉट जेड एन से जेड एन प्लस टू कितना है, 0.76 वोल्ट है। तो अगर मैं बात करूँ ई नॉट जेड एन प्लस टू से जेड एन, इसका क्या हो जाएगा, माइनस 0.76 वोल्ट। मतलब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ध्यान देना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर वी वोल्ट है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस वी वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किसी मेटल के लिए ध्यान देना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। अगर उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1 वोल्ट है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, -1 वोल्ट हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.8 है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, -0.8 हो जाएगा। तो ये होता है ध्यान देना एनोड हाफ सेल रिएक्शन होता है, जो सभी को मुझे लगता है समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं एनोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि हम लोग हमेशा डायग्राम, बड़ा बड़ा डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें पता पता चलना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि एनोड हाफ सेल है या कैथोड हाफ सेल है। तो एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक तो तरीका है कि एनोड ऑब्लिक एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, नीचे कंसंट्रेशन यूज कर लो, या एनोड ऑब्लिक एनोड हाफ सेल आयन कंसंट्रेशन। समझ में एनोड एनोड हाफ सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि पहले हम एनोड, जो भी एनोड लेते हैं वो लिखते हैं, फिर एक सिंगल लाइन खींचते हैं, फिर एक सिंगल लाइन खींचते हैं, फिर एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं, और नीचे उसका कंसंट्रेशन लिखते हैं। तो सिंगल लाइन है, ध्यान देना ये जो सिंगल लाइन बताया गया है यहाँ पे, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है सेपरेशन ऑफ फेज को, सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है सेपरेशन ऑफ फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेपरेशन ऑफ फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम देखो ना, जैसे मान लो तुम्हारा ये था, तुमने जिंक को किस में डिजोल्व किया था, ZnSO4 में, तो Zn सॉलिड है। अब सॉलिड है और एक स्टेट क्या है, जैसे इलेक्ट्रोड तो सॉलिड था, जबकि इलेक्ट्रोलाइट मेरा क्या था, एक्वस था। तो ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड और एक्वस में क्या है, एक स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया, सिंगल लाइन यूज किया। लिखने का तरीका क्या है, Zn सॉलिड ऑब्लिक ZnSO4 एक्वस C1 मोलर लिख लो, या ऐसे भी लिख सकते हो, Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn प्लस टू एक्वस C1 मोलर। मैंने बताया भी था कि SO4 2 माइनस हमें कुछ लेना देना है ही नहीं। हमने जो सेल बनाया था उसमें हमने ध्यान रखा था कि जिसका इलेक्ट्रोड ले उसी के आयन में डिप करना था, तो हमें आयन का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट था। ध्यान देना, अनायन का कंसंट्रेशन जो ZnSO4 है, ZnSO4 में Zn प्लस टू का कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, SO4 2 माइनस का कंसंट्रेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एनोड हाफ सेल में रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रहा है।
सिंपल है, पहले एनोड के बारे में लिखेंगे, किसका एनोड है, किस मेटल का एनोड है, हमेशा सॉलिड ही होगा। फिर सिंगल लाइन खींचेंगे, स्लैश खींचेंगे। फिर ध्यान देना इलेक्ट्रोलाइट के बारे में इंफॉर्मेशन डालेंगे, जैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, जेड एन सॉलिड Zn4 एक्वस सी वन मोलर, जेड एन सॉलिड Zn+2 एक्वस सी वन मोलर। रिप्रेजेंटेशन सभी को समझ में आ रहा है। तो ये था तुम्हारा एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट। जो कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट है, ध्यान देना, सॉरी, एनोड हाफ सेल रिएक्स एनोड हाफ सेल था। अब हम बात करते हैं कैथोड हाफ सेल की बात करते हैं। तो कैथोड हाफ सेल जो है पूरा का पूरा उल्टा है एनोड हाफ सेल का। मतलब हाफ सेल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज कैथोड हाफ सेल। समझ में एनोड हाफ सेल क्या था, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में था, और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी था उसको एनोड हाफ सेल बोलते थे। तो कैथोड हाफ सेल को क्या बोल देंगे, जहाँ पे रिडक्शन होगा, तो बेसिकली राइट हैंड साइड में होगा और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड हाफ सेल बोलते हैं। तो लिखो हाफ सेल एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस is known as cathode half cell. It is present on right hand side of the cell and it is positive terminal of the battery and it is positive terminal of the battery. ये सभी को समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या उल्टा। अगर मैं कैथोड हाफ सेल रिएक्शन की बात करता हूँ, तो उस रिएक्शन में तुम्हें पता है कैथोड हाफ सेल पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन में देखा था हमने क्या किया था, कॉपर के इलेक्ट्रोड को किस में डिप किया था, CuSO4 के सॉल्यूशन में। देखो ना यहाँ पे राइट हैंड साइड में तुमने क्या लिया था, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ये तुम्हारा कॉपर का इलेक्ट्रोड था, और तुमने क्या किया था, इसी को डिप किया था इसमें, CuSO4 सॉल्यूशन में। तो एक्चुअली हुआ क्या था, रिएक्शन Cu+2 का रिडक्शन हुआ था। तो रिडक्शन था तो Cu+2 एक्वस, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। Cu+2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बन जाएगा, Cu सॉलिड। अब इसने गेन कितना किया, 2 किया, इसलिए एन की वैल्यू कितनी है, 2 है। वहां पे एसओपी डिफाइन था, यहाँ पे क्या होगा, एसआरपी। एसआरपी कहने का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान देना, एसआरपी कहने का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये ऑब्लिक करके ध्यान देना, ई नॉट ओपी बोल रहे थे, यहाँ पे ई नॉट आरपी बोल सकते हैं। ई नॉट Cu+2 से Cu, ध्यान देना मैंने बताया था, ई नॉट Cu+2 से क्या दिया हुआ, Cu दिया हुआ। तुम भी देखो ना, Cu+2 से Cu कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या रिडक्शन हो रहा है। तो ये ई इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैंडर्ड को। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन की अप्लाई की बात करूँ तो क्या है, ई नॉट Cu+2 से Cu इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट Cu+2 से Cu माइनस 0.0591/2 log 1/Cu+2। अब ये प्रोडक्ट है और ये क्या रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट तो ऊपर 1 हो जाएगा, रिएक्टेंट नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ध्यान देना ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस में लिख सकते हैं कुछ इस तरीके का। ई Cu+2 से Cu इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट Cu+2 से Cu इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 0.0591/2 log Cu+2। इन जनरल बात करें, इन जनरल बात करें तो वहां पे ईओपी के लिए बात किया था, यहाँ पे क्या है, ईआरपी। ईआरपी इज इक्वल टू क्या हुआ, ई नॉट आरपी प्लस 0.0591/n log आयन। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ पे चलो बता दिया तो सही है। आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात, अगर ये इंक्रीज होगा तो ईआरपी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही लिखा हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन आयन कंसेंट्रेशन। रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होगा इन इंक्रीज इन आयन कंसेंट्रेशन, ये तो समझ में आ रहा है। पर एक्चुअली ध्यान देना होता क्या है, ये तो मैंने समझा दिया हुआ है। एक्चुअली ध्यान देना, हमने देखा था Cu+2 का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। याद है, अगर कैल्वेनिक सेल याद है तो मैं तुम देखा होगा, Cu+2 का कंसेंट्रेशन, जैसे इधर क्या था, CuSO4 था, तो Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा था, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, Cu+2 का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया था। Cu+2 का कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगा तो ईआरपी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ईआरपी डिक्रीज होगा तो ईओपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये समझ में आ रहा है, एक्चुअली भी ये चीज हो रहा है। नो डाउट मैंने यहाँ तो बता दिया है कि आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करा दिया है, इंक्रीज होगा तो ईआरपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो समझ में आ रहा है, पर एक्चुअल में क्या है, Cu+2 का कंसेंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है तो Cu+2 डिक्रीज करेगा तो ईआरपी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए देखना ईओपी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये समझ में आ रहा है, ईओपी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जो ई नॉट Cu+2 से Cu जो होता है वो 0.34 होता है। ई नॉट Cu+2 से Cu जो होता है 0 पॉइंट क्या होता है, 34 होता है। ये हो जाएगा। तो अब ध्यान देना, तुम सोच रहे होगे कि अब सेल के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज जानते हैं, कि अब तुम सोच रहे होगे कि सर अब क्या मतलब सेल काम क्यों करना बंद कर देता है।
तो अब तुमने अभी ईओपी निकाला था, वो क्या था? ईओपी ये बड़ा है। ईओपी तुमने ध्यान रहा निकाला था, वो बड़ा था। ईओपी क्या हो रहा था? बेसिकली टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा था। ये भी ईओपी है। ये ईओपी है, ध्यान रहा, अगर ईआरपी आएगा तो कुछ ना कुछ ईओपी होगा। ये टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और ये टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। कुछ टाइम के बाद, ध्यान रहे, कुछ टाइम के बाद ये कुछ इस तरीके का हो जाए। रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, और ये भी क्या होगा? कुछ इस तरीके का होगा। मतलब ध्यान देना, कोई टाइम आएगा जहां पे ध्यान देना दोनों का ई, एक्चुअली ध्यान देना दोनों का ई, एक इसका ईओपी, इसका ईओपी और इसका ईओपी क्या होगा? दोनों का सेम हो जाएगा। इसका ईओपी इसका ईओपी दोनों का सेम हो जाएगा, तो ध्यान देना सेल काम करना बंद कर देगा। काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि ध्यान देना इनिशियली काम क्यों कर रहा है मैं बता दे रहा हूँ। इसका ईओपी बड़ा है, इसका ईओपी क्या छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके बीच में क्या है? डिफरेंस है। और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इधर से इधर फ्लो करते रहेंगे। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फ्लो करते रहेंगे। पर टाइम के साथ ध्यान देना ये डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। तो कोई ना कोई पार्टिकुलर टाइम आएगा जब दोनों का क्या होगा? ध्यान देना इसका ईओपी और इसका ईओपी दोनों क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और सेम हो जाएगा तो बैटरी क्या करेगा? ध्यान देना काम करना बंद कर देता है। तो तुम लोग बोलते भी हो, जैसे तुम्हारा जो निपो बैटरी आता है, जैसे पेंसिल बैटरी आता है ना, पेंसिल बैटरी का तुमने वोल्टेज देखा होगा कि उसका वोल्टेज क्या होता है? 1.5 वोल्ट लिखा रहता है। तो ध्यान देना 1.5 वोल्ट जो है, ध्यान देना उसका ई नॉट सेल है। उसका ई नॉट सेल ध्यान देना क्या 1.5 वोल्ट है। मतलब मैक्सिमम जो तुम उससे ध्यान देना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हो या ले सकते हो कितना है? 1.5 वोल्ट है। और ये कभी भी नहीं मिलता है, ध्यान देना ये कभी भी नहीं मिलता है। हमेशा क्या होगा तुम्हें? ई सेल जो होगा हमेशा लेस देन क्या होगा? 1.5 वोल्ट मिलेगा। मतलब तुम्हें ध्यान देना इससे कम ही वोल्टेज मिलेगा, कभी भी 1.5 वोल्ट वोल्टेज नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम नास्ट इक्वेशन देखो ना, नास्ट इक्वेशन अप्लाई करोगे तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई क्या होगा? एन लॉग। अगर मैं ध्यान देना जिंक वाली बात करूँ तो Zn+2 ऊपर आ जाएगा, Cu+2 नीचे रहेगा। तो ध्यान रखना ये होने के लिए वैल्यू पे क्या होना पड़ेगा? ये वैल्यू पूरा का पूरा क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। तो ये वैल्यू तो जीरो होगा नहीं, इसको जीरो होना पड़ेगा। मतलब Zn+2 भी वन होना पड़ेगा, Cu+2 भी वन। और Zn2 प्लस और Cu+2 का भी वन होता ही नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ होगा। मतलब ये वैल्यू हमेशा क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा। कुछ ना कुछ होगा मतलब इसमें से जब हम माइनस करेंगे इसको तो हमेशा क्या मिलने वाला है? 1.5 से कम मिलने वाला है। तो तुम्हें समझ में आ रहा है? वो तो थोड़ा लंबा चौड़ा आगे बढ़ गया मैं। एनोड हाफ सेल समझ में आ रहा है, कैथोड हाफ सेल समझ में आ रहा है। तो कैथोड हाफ सेल के लिए इन जनरल लिख सकते हो, इन जनरल में वही है। अब इसमें मैंने एक्चुअली बता रखा था कि एक्चुअली में क्या होता है, आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और डिक्रीज होने पे ध्यान देना हमारा ईआरपी डिक्रीज करता है। और ईआरपी डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? ईओपी इंक्रीज करता है। तो ईओपी इंक्रीज करेगा तो एक का ईओपी ध्यान देना डिक्रीज कर रहा है, इसका ईओपी इंक्रीज कर रहा है। मतलब एनोड हाफ सेल का ईओपी डिक्रीज कर रहा है और कैथोड हाफ सेल का ईओपी क्या होगा? इंक्रीज कर रहा है। किसी पार्टिकुलर टाइम पे ध्यान देना आएगा जब दोनों का ईओपी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। जब दोनों का ईओपी सेम हो जाएगा तो बैटरी तुम्हारा क्या करेगा? काम करना बंद कर देगा। अब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो ध्यान देना अब ये एनोड का जस्ट उल्टा होता है। एनोड में क्या यूज करते हैं? ध्यान रखना एनोड में क्या यूज कर रहे थे कि तुम पहले इलेक्ट्रोड को यूज कर रहे थे फिर बाद में इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे थे। और कैथोड में क्या होता है? ध्यान देना पहले इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है फिर इलेक्ट्रोड यूज होता है। मतलब कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, कैथोड हाफ सेल आयन या कैथोड। जैसे ध्यान CuSO4 एक्वा C2 मोलर, Cu सॉलिड, Cu+2 एक्वा C2 मोलर, Cu सॉलिड। तो समझ में आ रहा है? वहां पे तुम पहले इलेक्ट्रोड, अगर एनोड हाफ सेल में यूज कर रहे हो तो पहले इलेक्ट्रोड फिर इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड हाफ सेल में क्या होता है? पहले इलेक्ट्रोलाइट होता है और फिर क्या होता है? ध्यान देना तुम्हारा इलेक्ट्रोड होता है। तो ये समझ में आ रहा है? तो कैथोड हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन तुम्हें समझ में आ रहा है? तो एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल में मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो आराम से फोन करके पूछ सकता है या जो भी क्लास चलता है उसमें पूछ सकता है। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ रहा है कि एनोड हाफ सेल क्या है। एनोड हाफ सेल और कैथोड हाफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एनोड हाफ सेल क्या होता है, कैथोड हाफ सेल क्या होता है, ये समझ में आना चाहिए। एनोड हाफ सेल पहचानने आना चाहिए कि कौन सा एनोड हाफ सेल है, कौन सा कैथोड हाफ सेल है।
एनोड हाफ सेल का रिएक्शन लिखने आना चाहिए और नॉन स्टिक क्वेश्चन अप्लाई करने आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो तुम्हारा ध्यान देना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत सही रहेगा, ये हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, क्योंकि हाफ सेल तो कभी आएगा नहीं, हमेशा क्या आएगा, तुम्हारा फुल सेल आएगा और फुल सेल का ही सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ है कंप्लीट गैल्वेनिक सेल इट रिएक्शन रिप्रेजेंटेशन एंड नॉन इक्वेशन। तो कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बनाना है तो तुम एनोड हाफ सेल बना दो, कैथोड हाफ सेल बना दो, ऊपर से ध्यान देना कंडक्टिंग वायर्स का यूज करके तुम बल्ब से कनेक्ट कर दो और नीचे सॉल्ट रेज। तो ध्यान देना मैंने क्या किया, इधर एक कंटेनर ले लिया, इधर मैंने क्या ध्यान देना, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में क्या डाल दिया, ZnSO4, और मैंने रॉड डाल दिया, किसका, जिंक का रॉड। फिर इधर कॉपर का रॉड ले लिया और उसी के सॉल्यूशन में क्या किया, डिप कर दिया। तो ये मेरा एनोड हाफ सेल हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कैथोड हाफ सेल। अभी इनको हमने अलग अलग से पूरा डिटेल में पढ़ लिया। अब मैंने कंडक्टिंग वायर का यूज करके बल्ब के थ्रू क्या किया, इसको जोड़ दिया और बीच में क्या किया, सिंपल सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। तो मेरा क्या हो गया, पूरा का पूरा गैल्वेनिक सेल फॉर्म हो गया। तो समझ में आ रहा है गैल्वेनिक सेल बनाना ही कुछ नहीं है, तुम एनोड हाफ सेल बना दो और कैथोड हाफ सेल बना दो। मतलब एनोड हाफ सेल में क्या लो, एक इलेक्ट्रोड लो, उसी के एंड में डिप कर दो। कैथोड हाफ सेल बनाना है तो अभी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से मटेरियल, किस चीज को ध्यान रखना, कौन से मेटल को हम एनोड बनाते हैं, कौन से मेटल को कैथोड बनाते हैं। अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर सिंपल है। एनोड हाफ से लेना है तो ध्यान देना अभी करना क्या है, तुम्हें केवल इलेक्ट्रोड लेना है, कोई भी मेटल रॉड लेना है, उसी के एनोड डिप कर देना है। कैथोड हाफ सेल लेना है, कैथोड हाफ सेल बनाना है, कोई भी मेटल लो, उसको उसके ध्यान देना सॉल्यूशन में डिप कर दो। अब दो मेटल है, ध्यान देना, तो तुम्हें डाउट होगा कि दो मेटल में किसको एनोड बनाया, किसको कैथोड बनाया। तो एनोड उसी को बनाओ जिसको ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, और कैथोड उसी को बनाओ जिसको रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। दूसरा कंडक्टिंग वायर से ऊपर से बल्ब से कनेक्ट कर दो, नीचे सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दो, तो तुम्हारा क्या बन गया, कंप्लीट गैल्वेनिक सेल बन गया। आप ध्यान देना कंप्लीट गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब भी सॉल्व करेंगे हम इतना पूरा लिखेंगे, ध्यान देना इतना पूरा का पूरा लिखेंगे। तो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और हमने क्या किया, जिंक को ही डिप किया ZnSO4 में, जेड एन सॉलिड दो इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बना, Zn+2 एक्वस। तो इसका इनोट क्या होगा, Zn से Zn+2। अब लिखा है, ध्यान देना जैसे तुम रिएक्शन लिख रहे हो वैसे तुम्हें इनोट ही लिखना है। तो रिएक्शन में तुम कहाँ जा रहे हो, Zn से Zn+2, तो तुम इनोट भी क्या चाहिए, Zn से Zn+2 कितना हो गया, 0.764। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, Cu+2 एक्वस, दो इलेक्ट्रॉन, Cu सॉलिड। ई नॉट क्या होगा, Cu+2 से Cu। अब यहाँ पे लिखा क्या है, Cu+2 से Cu जा रहा है, इससे तुम्हें क्या चाहिए, ई नॉट Cu+2 से Cu क्या होगा, 0.34 वोल्ट। अब क्या है कि दोनों रिएक्शन को जब ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कंप्लीट रिएक्शन मिलेगा। तो दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो कंप्लीट रिएक्शन होगा। अब कंप्लीट रिएक्शन जब तुम लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए, जैसे हम लोग करते थे ना उसमें, रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करते थे तो हम ध्यान देते कि इलेक्ट्रॉन्स बचने नहीं चाहिए। सेम उसी तरीके से ध्यान देना, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स बचने नहीं चाहिए। तो कंप्लीट रिएक्शन में क्या करो कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। तो ऊपर दो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में है, नीचे दो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर डिफरेंट होता तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम लोग कुछ ना कुछ करके इसको क्या करते, कैंसिल आउट कर देते। कंप्लीट रिएक्शन लिखते समय हमेशा ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो कैंसिल आउट हो जाने के बाद क्या बना, Zn सॉलिड Cu+2 एक्वस, Zn+2 एक्वस Cu। अब देखना इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुआ है, इसने दो दिया और इसने दो लिया, इसने दो दिया, इसने दो लिया, तो कितना हुआ ट्रांसफर, दो का, इसलिए एन की वैल्यू क्या होगी, 2। अब ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल निकालने का तरीका है, ई नॉट सेल बेसिकली ध्यान देना जो एनोड पे हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन ले लो, और जो कैथोड पे हो रहा है उसका रिडक्शन ले लो। तो हमने एनोड पे इसका ऑक्सीडेशन लिया और कैथोड पे इसका रिडक्शन लिया, दोनों को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हारा, 0.76 वोल्ट प्लस 0.34 वोल्ट, कितना होता है, 1.1 वोल्ट। अब ई नॉट सेल कैलकुलेट करने का भी बहुत सारा फॉर्मूला होता है, पर मैं बेसिक फॉर्मूला तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अगर ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। गलत कब नहीं होगा, तो अगर इन प्रोसेस को फॉलो करते हो, ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है इन प्रोसेस को फॉलो करते हो, ध्यान देना जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ अगर इस चीज को तुम फॉलो करते हो तो तुम्हारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तुम रिएक्शन हमेशा जब भी सेल दिया रहे तुम पहचान लो एनोड कौन सा कैथोड कौन सा। एनोड का ऑक्सीडेशन लिखो, ऑक्सीडेशन लिखो तो तुम जो चाहिए वही लो। Zn से Zn+2 जा रहे हो तो तुम्हें हर हाल में Zn से Zn+2 का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही लेना है। कैथोड पे हमेशा क्या लेना है, केवल रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। दोनों को ऐड करते समय क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए तो एन की वैल्यू निकाल लो वहां से।
अब ई नॉट सेल जब निकालते हो तो ई नॉट सेल निकालने का तरीका क्या है, ई नॉट ओपी ऑफ एनोड, ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड। कहने का मतलब है एक सिंपल है कि तुम ई नॉट सेल डायरेक्टली ऐड करके निकाल सकते हो, पर ऐड करके कब निकालोगे, जब तुम एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। एक्चुअली एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही बनता है, और कैथोड पे अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही बनता है। तो सिंपल है कि अगर तुम्हारा एनोड हाफ सेल है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, जो भी तुम्हारा मेटल है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो। कैथोड हाफ सेल है उस पर जो भी मेटल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, उन दोनों को ऐड कर दो। तो पहला फॉर्मूला ई सेल का, ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या, ई नॉट ओपी ऑफ एनोड प्लस ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड। मैं बोलूंगा हमेशा तुम यही याद रट लेना, इसी को ध्यान देना, यूज करना, क्योंकि बहुत आसान है। अब क्या है दूसरा फॉर्मूला इसी से डराइव है, ई नॉट सेल। अब इसको चेंज नहीं किया, ई नॉट ओपी ऑफ एनोड तो चेंज नहीं किया। अब क्या, ई नॉट ओपी ऑफ कैथोड था, ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड था, इसमें माइनस ई नॉट ऑफ ओपी ऑफ कैथोड लिख सकते थे ना। ई नॉट आरपी, ई नॉट आरपी इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट ओपी होता है और बीच में नेगेटिव होता है। तो ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड के मैंने क्या किया, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर तुम एनोड में केवल लिखना चाहते हो तो क्या होगा, ई नॉट ओपी ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ओपी ऑफ कैथोड होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ध्यान देना, ई नॉट सेल। अब इसने केवल कैथोड में यूज कर लिया, तो रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा रुक जाओ इधर, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। ई नॉट सेल जो है, ई नॉट सेल जो है सिंपल ध्यान रखना, जहाँ वो एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है और जो कैथोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। दूसरे में ई नॉट सेल है, इधर इसने चेंज नहीं किया, एनोड वाला चेंज नहीं किया, कैथोड वाला क्या किया, चेंज कर दिया। तो ई नॉट ओपी ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ओपी ऑफ क्या होगा, कैथोड होगा। ई नॉट सेल ध्यान देना, अगर इसने ध्यान देना आरपी में लिखना है तो ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। तो तुम्हारे पास तीन फॉर्मूला ई नॉट ओपी, ई नॉट सेल का। ई नॉट सेल का एक फॉर्मूला अगर ध्यान देना कैथोड और एनोड में दोनों में यूज करना है, तो ई नॉट ओपी ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ओपी ऑफ, सॉरी ई से अगर ध्यान देना कैथोड और एनोड दोनों में यूज करना है तो ई नॉट ओपी ऑफ एनोड प्लस ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड। एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, कैथोड का भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ले लो, ई नॉट से निकल गया। अगर तुम केवल एनोड में लिखना चाहते हो तो एनोड वाला पॉजिटिव होगा, कैथोड वाला नेगेटिव होगा, मतलब ई नॉट एपी ऑफ एनोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ, ई नॉट ओपी ऑफ कैथोड हो जाएगा। अगर केवल कैथोड में ध्यान देना आरपी में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड। तो ये तीन फॉर्मूले हैं और तीनों फॉर्मूले में से सबसे आसान फॉर्मूला मुझे पहला वाला लगता है, इसलिए मैं ध्यान देना मैं पहले वाला ही यूज करता हूँ। तुम्हें बोलूंगा कि तुम पहले वाला ही यूज करना, बाकी फॉर्मूले में भी तुम रट सकते हो ई नॉट सेल का। दूसरा फॉर्मूला कुछ नहीं, एनोड के करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है, तुम सोचो ना एनोड और कैथोड में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी ई नॉट सेल ध्यान देना, जो ई नॉट सेल दूसरा वाला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के टर्म में लिखा हुआ है। तुम सोचो ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड का पॉजिटिव होता है, कैथोड का नेगेटिव होता है, तो क्या लिखोगे, ई नॉट ओपी ऑफ एनोड माइनस ई नॉट ओपी ऑफ कैथोड हो गया। दूसरा फॉर्मूला रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में लिखा हुआ, रिडक्शन पोटेंशियल किसका पॉजिटिव होता है, कैथोड का पॉजिटिव होगा और एनोड का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट आरपी ऑफ एनोड, फॉर्मूला वही है। नेक्स्ट ध्यान देना ई सेल का, ई सेल का भी फॉर्मूला वही होता है, ध्यान देना ईओपी ऑफ एनोड हमने निकाला था अभी, एनोड हाफ सेल के लिए ईओपी कैलकुलेट किया था, ईओपी ऑफ एनोड प्लस ईआरपी ऑफ कैथोड, सिंपल ऊपर वाला फॉर्मूला है। फिर इसने क्या किया, ई आर पी ऑफ कैथोड को माइनस ई नॉट ओपी सेम वैसे ही कर दिया है। तीन फॉर्मूला यहाँ भी क्या हो जाएगा, बन जाएगा। मैं बोलूंगा ऊपर वाला यूज करना, इनफैक्ट ध्यान देना कहीं जरूरत नहीं पड़ता है, इस फॉर्मूले को कहीं जरूरत नहीं पड़ता। ई सेल का ई ओ पी ऑफ एनोड प्लस ई आर पी ऑफ कैथोड अलग 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 कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि ध्यान देना अलग अलग कैलकुलेट करने जाएंगे तो ई ओ पी ऑफ एनोड करेंगे, मतलब जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहाँ पे नाइट्रिफिकेशन अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है वहाँ पे नाइट्रिफिकेशन अप्लाई करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। दोनों को सॉल्व करने के बाद ऐड करेंगे। उससे अच्छा है कि हमारा जो नेट सेल रिएक्शन आया है, नेट सेल रिएक्शन आया उसी पे क्या करें, नाइट्रिफिकेशन अप्लाई कर दे। तो उस पर मैंने नाइट्रिफिकेशन अप्लाई कर दिया, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई क्या होगा 2। तो इधर एक बार ध्यान देना, एक्चुअली देख लो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरऑल रिएक्शन में क्या है, ये ओवरऑल रिएक्शन है, जेड एन सॉलिड है प्लस सी यू प्लस टू एक्वस है, जेड एन प्लस टू एक्वस और सी यू सॉलिड है, एन की वैल्यू कितनी है 2 है। तो ये तो पूरा 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है। तो प्रोडक्ट में हमारा जेड एन प्लस टू और रिएक्टेंट में हमारा क्या सी यू प्लस टू है। तो अगर मुझे इसका ई नॉट इससे लिखना होगा तो ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, प्रोडक्ट में क्या था जेड एन प्लस टू था और नीचे क्या था सी यू प्लस टू।
तो ज़्यादा बेटर कौन सा है कि हम आराम से फुल सेल लिखे, पहले एनोड हाफ सेल लिख ले, फिर कैथोड हाफ सेल लिख ले, एनोड हाफ सेल का ई नॉट लिख ले, ई नॉट ओपी लिख ले, कैथोड हाफ सेल का ई नॉट आरपी लिख ले, फिर इन दोनों को ऐड कर दे, ऐड करने के बाद एक कंप्लीट रिएक्शन आए, कंप्लीट रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स आए तो कैंसिल आउट करके कहीं से भी उसको हटाओ, फिर ई नॉट सेल कैलकुलेट कर लो, ई नॉट सेल और कुछ नहीं है, ऊपर जो लिखे हैं दोनों उसी को सम कर दो, मतलब ई नॉट ओपी ऑफ एनोड प्लस ई नॉट आरपी ऑफ कैथोड, ई नॉट सेल आ गया, और उस इक्वेशन पे नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके इसे कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल में और कुछ नहीं होता है, एनोड हाफ सेल डबल लाइन होता है, कैथोड हाफ सेल, मतलब होता है क्या, ध्यान देना, एनोड हाफ सेल है इस तरीके का, फिर डबल लाइन है, कैथोड हाफ सेल है। डबल लाइन ध्यान देना, सिंगल लाइन तो फेज को रिप्रेजेंट करता है, सिंगल लाइन ध्यान देना सेपरेशन बिटवीन टू फेजेस को रिप्रेजेंट करता है, और डबल लाइन बेसिकली सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, डबल लाइन ध्यान देना सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, तो वही लिखा हुआ है एनोड, एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, तो एनोड हाफ सेल है, डबल लाइन लिख दिया मतलब सॉल्ट ब्रिज, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट होता और कैथोड, जैसे ध्यान देना जेड एन सॉलिड, जेड एस ओ फोर सी वन मोलर, सॉल्ट ब्रिज आ गया, सी एस ओ फोर सी टू मोलर, सी यू सॉलिड, या तुम आयंस के फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो समझ में आ रहा है रिप्रेजेंटेशन गैल्वेनिक सेल का, गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन या फुल सेल का रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होता है, एनोड हाफ सेल डबल लाइन कैथोड हाफ सेल। अब एनोड हाफ सेल का रिप्रेजेंटेशन सभी को पता होता है, एनोड ऑब्लिक एनोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट, फिर होगा कैथोड हाफ सेल का क्या होता है, कैथोड हाफ सेल इलेक्ट्रोलाइट ऑब्लिक कैथोड। अब थोड़ा सा समझो कि ऐसा इन्होंने लिखा क्यों, इसी तरीके का ध्यान देना, इसी तरीके का इनका रिप्रेजेंटेशन क्यों है, तो इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन तुम ध्यान देना इस गैल्वेनिक सेल को देख सकते हो। तुम क्या करो, तुम यहां से घुसो, यहां से घुसो, तो यहां से घुसे, तो मैं देता यहां से मैं घुसा, घुसा तो मुझे क्या मिला, जेड एन सॉलिड, तो मैंने क्या किया, ध्यान देना जेड एन सॉलिड को लिख दिया, यहाँ से घुसा मैं, यहाँ पे आया, यहाँ जेड एन सॉलिड, जेड एन सॉलिड, यहाँ पे अंदर आया, तो अंदर क्या मिला, जेड एन प्लस टू एक्वस, और फेज चेंज हुआ इसलिए मैंने क्या लिख दिया, जेड एन प्लस टू एक्वस लिख दिया। अब हर जगह क्या एक्वस मिल रहा है, एक्वस मिल रहा है, एक्वस मिल रहा है, अब मुझे उधर जाना है, तो यहाँ घुसूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज डाल दिया, सॉल्ट ब्रिज देखते हुए देखते हुए देखते हुए सॉल्ट ब्रिज में जैसे ही मैं कैथोड में घुसा, तो कैथोड में मुझे क्या मिला, सी यू एस ओ फोर मतलब इलेक्ट्रोलाइट मिला, तो क्या लिख देंगे, सी यू एस ओ फोर एक्वस, फिर यहाँ से यहाँ कहाँ चले गए, सी यू सॉलिड पे, इसलिए क्या हुआ, ध्यान देना सी यू, इसलिए ध्यान देना इसको एनोड हाफ सेल बोल रहे, इसको क्या बोल रहे हैं, कैथोड हाफ सेल। तो ध्यान देना हम बस ट्रैवल कर रहे हैं और लिखते जा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि जब भी हम एनोड हाफ सेल में घुसते हैं तो पहले मुझे इलेक्ट्रोड मिलता है, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट मिलता है, मतलब मुझे पहले जेड एन सॉलिड मिला, फिर जेड एस ओ फोर एक्वस मिला, फिर उसके बाद मैं ध्यान देना दूसरे हाफ सेल में घुसने की कोशिश किया, तो दूसरे हाफ सेल में मुझे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जाना पड़ा, इसलिए मैंने पहले सॉल्ट ब्रिज को लिख दिया डबल लाइन से, फिर जैसे ही घुसा तो मुझे क्या मिला, कैथोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट मिला, इसलिए मैंने कैथोड हाफ सेल का इलेक्ट्रोलाइट लिख दिया, फिर मैंने क्या किया, उसके इलेक्ट्रोड को लिख दिया। तो रिप्रेजेंटेशन इसलिए ध्यान देना इसका ऐसा है। तो रिप्रेजेंटेशन मुझे लगता है सभी को समझ में आ रहा है, जिनको समझ में नहीं आएगा ध्यान देना फिर से एक बार पढ़ो इसको और पूछ लो, क्योंकि अगर सेल का रिप्रेजेंटेशन एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल और